जब भी कभी नवजात बेटियों के फेंकने की बात सामने आती है तो चर्चा इसी बात को लेकर होती है कि मां ने समाज के डर से ऐसा किया होगा या फिर मां बाप को बेटी की चाहत नहीं थी। ये दोनों बातें 100% सच है। बिना मां की सहमति के कोई बेटी सड़क पर फेंकी नहीं जाती। आज हम आपको एक ऐसी ही बेरहम मां से मिलवाएंगे, लेकिन इससे पहले उस पाखंडी बाबा के बारे में जान लीजिए जो बेटियों को मारता है और जिसका पेशा महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ करना है। ये वो सो कॉल्ड बाबा है जिसका पेशा लोगों की आंखों में धूल झोंकना था, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देता था। इसका पेशा महिलाओं से नाजायज रिश्ते बनाना था। ये बाबा महिलाओं की आबरू को खिलौना समझता था। अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में इस बाबा ने वो गुनाह किया है जिसे भगवान भी कभी माफ नहीं कर सकता है। कानून के शिकंजे में कैद इस बाबा की करतूत बहुत काली है। ये तथाकथित बाबा तो गुनहगार है ही, ये महिला भी कम गुनहगार नहीं है। दोनों ने मिलकर एक ऐसा घिनौना अपराध किया जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। वाकया करीब एक हफ्ते पहले बाड़मेर जिले के धनाऊ कस्बे के श्री रामवाला गांव का है, जब इन दोनों ने एक नवजात बच्ची को झाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया। सप्ताह पूर्व एक खेत में नवजात बालिका न्यूबॉर्न फीमेल बेबी मिली थी, जिस पर गांव के कुछ जागरूक लोगों ने समय पर पुलिस और प्रशासन को इतला देके उस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य लोगों द्वारा उस बच्ची की देखभाल की गई और वो बच्ची बाद में नवजीवन संस्थान जोधपुर पालन पोषण हेतु भिजवाई गई। फिलहाल वो बेसहारा बच्ची जोधपुर के नवजीवन संस्थान में है। नवजात को गोद लेने के लिए बाड़मेर में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन नियमों की आड़ में उसे 3 महीने तक गोद नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में अब वो नवजात बालिका जोधपुर के अनाथालय में अकेले जिंदगी की जद्दोजहद कर रही है। हालांकि उसे प्यार करने वाली कई माँ आगे आ गई हैं, लेकिन जो ममता उसे अपनी असली माँ से मिलती वो कलयुगी माँ अब हवालात में है। इन दोनों ने उस बच्ची को मारने की पूरी साजिश की थी, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए पूरी कोशिश की थी। पुलिस से बचने के लिए हर हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए एक्शन लेना शुरू कर दिया। अपनी टीम को पुलिस ने गांव-गांव और ढाणियों में लगाया और आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में ये न्यूबॉर्न फीमेल बेबी का मैटर होने की वजह से पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम बनाई, जिसमें कुछ महिला कांस्टेबल और दूसरे जो गांव के लोगों को भी मुखबिर बनाया गया और इस संबंध में डोर टू डोर गांव ढाणियों में तलाश की गई। तो ये बात सामने आई कि एक बाबा जो सो कॉल्ड बाबा जो झाड़ फूंक का काम करता है और एक परिवार में एक अविवाहित युवती है जिस पे थोड़ा शक हुआ, इस पर पुलिस टीम द्वारा उनको जाके पूछताछ की गई और क्योंकि कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई है तो इस संबंध में उनके द्वारा ये चीज स्वीकार भी कर ली गई कि उनके यहाँ पर डिलीवरी हुई थी और पुलिस टीम द्वारा अविवाहित युवती, उसकी मां और उस बाबा को अरेस्ट किया गया है। बाड़मेर पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस भी इन अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के पक्ष में है। इस संबंध में एफआईआर लॉन्च की गई है जिसकी तफ्तीश चल रही है और प्राइमा फेसी ये सामने आया कि ये बाबा माँ बेटी के घर में आना जाना था, झाड़ फूंक करता था और उसको अपने बहकावे में लेके अब एक संबंध बनाए। उसके बाद में ये अविवाहित युवती प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद युवती की माँ और बाबा ने उसको खेत में लावारिस छोड़ दिया। इन दोनों ने मिलकर वो गुनाह कर दिया जिसकी कल्पना मात्र से ही एक इंसान की रूह कांप जाए। इस पाखंडी बाबा की करतूत ने तमाम बाबाओं की पोल खोल कर रख दी है। इस कलयुगी माँ ने उन तमाम माओं को शर्मसार कर दिया है। दोनों ने बेटियों का अपमान किया है। ऐसे में जरूरत है पुलिस इनके खिलाफ
सख्ती से पेश आए ताकि दोबारा कोई इतना संगीन गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचे। भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बाड़मेर। अगर किसी शादी में डीजे या ऑर्केस्ट्रा ना हो तो शादियों की चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन यही डीजे किसी की जान पे बनाए तो? जी हां, आज हम आपको एक डरावनी डीजे की दास्तां बताने जा रहे हैं। इस डीजे की दहशत ऐसी है कि डीजे संचालकों ने इसे कई दफे खरीदा और बेचा, लेकिन खरीद फरोख्त के चक्कर में एक संचालक ऐसा उलझा कि नौबत 2 लोगों की हत्या तक पहुंच गई। झुंझुनू जिले में 2 लोगों को डीजे विवाद में जान गंवानी पड़ी है। खूनी डीजे में खून की होली खेली गई, जिससे डीजे संचालक राजेंद्र और उसके करीबी राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। महेश नाम का शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने महेश को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल दहला देने वाली ये खबर नवलगढ़ थाना इलाके के कारी गांव की है। हमने डीजे रोक लिया और उन्होंने घसीट के नीचे गिरा दिया, फिर डीजे लेकर भाग गए। वो लगभग करीब 2 किलोमीटर आगे हम पैदल पैदल चल रहे थे तो रामस्वरूप गांव की थाना, उसके पास पिकअप थी RJ18 GA 8159। वो पीछे लेकर आया और फिर घुमा के वापिस पीछे से टक्कर मार दी। तो इन दोनों की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई और मेरे चोट लगी तो मैं झाड़ियों में जा गिरा। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रामस्वरूप को हिरासत में ले लिया है और उसके एक सहयोगी अमित को भी पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मालूमात करने पे ये पता चला है कि कोई इसमें सिग्नोर में डीजे आया था, वो अपना फंक्शन पूरा करके वापस लौट रहा था। डीजे के पैसों के लेन देन को लेके किसाना के कुछ लोगों से विवाद था। वो 10-12 लोग गाड़ी में भर के आए, जिनमें मुख्य आरोपी जो बेचने वाला था वो भी साथ था। उन्होंने डीजे छीन लिया, 16,000 रुपये छीन ले गए, एक मोबाइल छीन ले गए और जाते जाते पिकअप से टक्कर मारी। उस टक्कर की लगने से राजेंद्र और राजकुमार नाम के 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। शुरुआती तौर पर जो सामने आया है उसके मुताबिक सारा मामला डरावने डीजे से जुड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं आखिर ये डीजे डरावना कैसे है। दरअसल जिस पिकअप गाड़ी में डीजे लगाया गया उसमें कुछ सालों पहले चनाना के पास की एक महिला का शव लाया गया था। उसके बाद इसमें डीजे लगाया गया। डीजे में डरावनी आवाज और डरावनी हलचल होती थी। ऐसे में जब 3 बार डीजे को बेचा गया तो तीनों ही बार डर के मारे खरीदने वाले वापस लौटा गए। चौथी बार इस डीजे को मोरसरा के 2 भाइयों को बेचा गया। जब दोनों डीजे लेकर चनाना की तरफ जाते थे तो इसमें डरावनी आवाज और डरावनी हलचल होती थी, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और वह केवल इसी वजह से डीजे वापस नहीं देना चाहते थे। ऐसे में उन पर दबाव था कि वह डीजे वापस दे दें। झुंझुनू पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ितों को पूरा इंसाफ दिलाने की कोशिश जारी है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। टीमें बनाकर मुलजिमों की तलाशी के लिए रवाना कर दी गई है। मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक राजेंद्र कुमार है, जो मंडावा इलाके का रहने वाला है, जिसके डीजे का मालिक है। दूसरा टिटनवाड़ का रहने वाला है राजकुमार, जो इनका परिचित था और उस शादी में से इनके साथ बैठ के वापस अपने गांव लौट रहा था। डीजे शादियों की शोभा होते हैं, लेकिन डीजे को लेकर राजेंद्र और राजकुमार की जान चली जाएगी, उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था। जिस रामस्वरूप को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पीड़ित महेश के मुताबिक वो आरोपी है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो आरोपियों के खिलाफ सख्ती से पेश आए, जिससे पीड़ित महेश को इंसाफ मिल सके। संदीप केडिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, झुंझुनू। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद एक बार फिर से ट्रिपल तलाक का मामला गर्मा गया है। हाईकोर्ट ने जहां ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया, कोर्ट ने इसे महिलाओं के खिलाफ क्रूरता करार दिया। वहीं जयपुर में
तलाक का दंश झेलने वाली कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो लंबे अरसे से हक की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन नतीजा शिफर का शिफर है। जयपुर की इस महिला को एक छोटी सी बात पर उसके पति ने तलाक दे दिया और जब वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करने लगी तो उसको हलाला जैसी कुरीति से होकर गुजरने को मजबूर किया गया। आज इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी पीड़ित महिला पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़ित महिला के मुताबिक 3 तलाक को पुरुषों ने अपनी बपौती समझ लिया है और महिला को खिलौना। बुखार की दवाई ना मेरा हस्बैंड है ना, वो मेडिकल की दुकान से लेकर आया, उसमें नींद की दवाइयाँ थी, मुझे पता नहीं, मुझे खाते ही वो चक्कर आने लग गए। फिर नए फ्लाइट पे ले आके मेरे को उसने अपने दोस्त के साथ हरकत कराई, फिर मेरी आंख खुली ना तो मैं चीख की चिल्लाई, तो दोनों ने मेरा मुंह खींच लिया रास्ते में और बोले तेरा हलाला हुआ है मेरे दोस्त से। ब्रह्मपुरी की रहने वाली पीड़िता के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। हंसी खुशी से घर चल रहा था, लेकिन शौहर अपने कामकाज के चलते बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन गुस्से में आकर शौहर ने 3 बार तलाक बोलकर बीवी से अपना पीछा छुड़ा लिया। हालांकि पीड़िता अपने ससुराल में ही रह रही है, लेकिन आए दिन उसे ससुराल वालों की मारपीट का सामना करना पड़ता है। तीनों बच्चों को पालने के लिए भी पीहर से ही खर्चा मंगवाना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी है और अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दिया मोहल्ले में जाके। 3 बच्चे मेरे छोटे, अब मैं ससुराल में ही रहती हूँ, लेकिन उन्होंने सब जगह कैमरे लगा रखे, ना बच्चों को ध्यान देते हैं, ना हमें कहीं जाने की इजाजत नहीं। एक कमरा है, उसी में रहते हैं, मम्मी पूरा घर संभालती है। जयपुर की रहने वाली तीसरी पीड़ित महिला की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़ी कर दे। एक महिला के लिए मां बनने से बड़ी खुशी कोई नहीं होती, लेकिन बेटे की चाह रखने वाले ससुराल और हैवान शौहर ने महिला की खुशी को ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया। शौहर ने पेट पर इतनी जोर लात मारी कि महिला का गर्भपात मौके पर ही हो गया। और जब इस घटना की जानकारी पीहर पक्ष को मिली तो वो उसे अपने साथ ले गए। और उस अबला के दुखों का बोझ अभी कम भी नहीं हुआ था कि पुलिस थाने के जरिए उसे पता चला कि पति ने उसको तलाक दे दिया है। मेरे को वहाँ पे मारते थे, सास ननद मारती थी, ननद ने मेरे पेट पे लात मार के गर्भ नष्ट कर दिया और इन्हें आए दिन मारा कुटी करते थे। और आदमी बोलता था कि लड़की नहीं चाहिए, बस यही करते थे। वहाँ पे भी रहती थी, अब भी मारते थे। 9 महीने से मैं अभी अपने पापा के घर हूँ। सर, हमने 9 मई को 2015 को शादी की थी बच्ची की। 2 महीने तक तो ठीक रखा, उसके बाद में दहेज की मांग करने लगे लालची लोग। मैंने जैसे तैसे करके 50,000 रुपए दिए। उसके बाद दिल्ली वाले वो लोग मारते रहे बच्चे। और आज जो पुलिस वाले ये कहते हैं बोला तलाक हो गया था, हमें कोई पता नहीं कब तलाक हुआ, कब क्या हुआ। बच्चे के पेट पे लात मारा, गर्भ नष्ट कर दिया। तलाक का दर्द झेल रही ये तीनों महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। इनकी ना तो समाज में सुनवाई हो रही है और न ही पुलिस थानों में। हालांकि इन महिलाओं को सामाजिक संस्थाओं और राज्य महिला आयोग का थोड़ा सहारा मिल रहा है। किसी एक की ठेकेदारी नहीं है। इस्लाम जो पढ़े हुए हैं, इस्लाम को जो जानते हैं, कुछ ठेकेदार जरूर इस्लाम के बने हुए हैं, लेकिन जो ठेकेदार नहीं है, जो इस्लाम को जानते हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस्लाम में कहीं तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ट्रिपल तलाक का। मैं एक सिंपल बात उनसे पूछना चाहती हूँ सबसे कि जिन्होंने शादी, इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जहाँ आप देखिए महिलाओं से शादी के समय पूछा जाता है कि कबूल है कि नहीं। 3 बार उनको कबूल कबूल बोलते हैं, महिलाएं बोलती हैं, तब जाके शादी पूरी होती है। तो तलाक के समय क्यों नहीं उनसे पूछा जाता है? 3 तलाक को लेकर समय समय पर ऐतिहासिक फैसले आते हैं, तो वहीं मुस्लिम समाज 3 तलाक को धर्म का नाम देकर इसे कानूनन जायज ठहराता है। लेकिन 3 तलाक की इस कुरीति की आग में जल रही इन महिलाओं का आखिर क्या दोष? आखिर इन पीड़िताओं को इंसाफ कब मिलेगा? ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नोटबंदी लाया गया, लेकिन नोटबंदी के बावजूद कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। हम आपको
श्रीगंगानगर की एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक पुलिस वाला रिश्वत की डिमांड कर रहा है। एक ऑडियो के जरिए रिश्वत कांड का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए और जरा सोचिए कि अगर पुलिस वाले अब भी रिश्वत मांगने से बाज नहीं आ रहे हैं तो फिर भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी। श्री गंगानगर की पुलिस डंके की चोट पर पीड़ितों को धमकाकर रिश्वत ले रही है। एक ऑडियो क्लिप से रिश्वतखोरी के इस खेल का खुलासा हुआ है। श्री गंगानगर कोतवाली थाने का सिपाही सूरज भान एक पीड़ित से 70,000 रुपए मांग रहा है और चूंकि नोटबंदी की वजह से पीड़ित रुपए नहीं दे पा रहा है, लिहाजा अब सिपाही सूरज भान पीड़ित को कार्रवाई नहीं करने की बात कहकर धमका रहा है। हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। ऑडियो क्लिप से रिश्वतखोर पुलिस वाला बेनकाब। पी ब्लॉक में रहने वाली सरस्वती नाम की महिला के घर पर कब्जा। बदमाशों ने घर पर कब्जा कर सरस्वती को घर से बेदखल कर दिया। सरस्वती ने कोतवाली थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं। बदमाशों ने पीड़ित के साथ मारपीट की, पुलिस खामोश रही। 2 महीने से सेतिया चौकी और कोतवाली में दर्जनों बार शिकायत। पीड़ित एएसपी सुरेंद्र सिंह के पास पहुंची तो कार्रवाई का आश्वासन मिला। एएसपी ने सेतिया चौकी के प्रभारी चंद्रजीत सिंह को कार्रवाई करने को कहा। सेतिया चौकी में मामला पहुंचते ही पीड़िता से 40,000 मांगे गए। चौकी प्रभारी से लेकर कोतवाल तक ये रिश्वत बंटना था। डिमांड पूरी होने पर पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा, लेकिन अगले ही दिन आरोपियों को छोड़ दिया गया। पुलिस वालों की कार्रवाई करने का तरीका तो देखिए। ताला तोड़कर घर पर कब्जा करने वाले बदमाशों को बस शांति भंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। न ही आरोपियों से हथियार बरामद किए गए, न ही स्मैक का नशा और न ही टूटे ताले। एएसपी के कहने के बाद भी चौकी प्रभारी चंद्रजीत सिंह और कोतवाल गजेंद्र सिंह ने मामला तक दर्ज नहीं किया, बल्कि और रिश्वत की डिमांड होने लगी। वो बंदूक से हमें टॉर्चर करता है, डराता है, धमकाता है। घर पे आते हैं तो हमें यहाँ मारपीट करके निकाल देते हैं। मेरे को, मेरी बच्ची को, दोनों को टॉर्चर करते हैं, बंदूक दिखाते हैं। अगर हम कुछ उनका कहना नहीं मानते हैं तो मारने की धमकी देते हैं। हाँ सर, बोलो, बताया को नहीं बताना तक ये भाई साहब ਇੱਥੇ आ रहे है। मैं 10-20 मिनटा का ਅੱਧੇ घंटे का टाइम दियो। ਇੱਥੇ COCT खुद आ रहे है और मैं उन्होंने इंतजार से बैठा है। उस बाद मैं इतों निकलना थोड़े को आ रहे हैं। वो तो यार अपने वाला काम तो करो ना। फिर लेडी जो है उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई, उसके साथ जो पुलिस की सुनवाई होनी चाहिए वो सुनवाई नहीं हुई। वो मेरे पास जब आया तब ये मामला उजागर हुआ और उसके बाद मुझे टिपिंग भी दी गई, उपलब्ध करवाया गया। उससे साफ जाहिर है कि ये जो निचले स्तर के जो थे, सिपाही कहे, लोकल हो सकता है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो, SHO के या फिर अपने चौकी इंचार्ज के, उसके समस्त चीज को देखते हुए एक इंक्वायरी बैठाई है मैंने। जहां बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहां पीड़ित परिवार से ही वसूली हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस महकमे के आला अधिकारी अपने भ्रष्ट मताहतों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते और आखिर इस महिला को इंसाफ कब मिलेगा। श्री गंगानगर से हरनेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद दिला दें कि जिनके पास भी 500 के, 1000 रुपए के नोट हैं, वो कागज की रद्दी हो चुके हैं। हालांकि जिनके पास है वो बैंक में भी जमा करा सकता है। 30 दिसंबर की तारीख है, लेकिन इसी बीच खबरें ऐसी आ रही हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। जयपुर पुलिस ने काले धन की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। पनियाला पुलिस ने एक वोल्वो बस से 88,50,000 की पुरानी करेंसी बरामद की है। मतलब 500,000 रुपए के नोट बरामद किए हैं। ये रुपए दिल्ली से जयपुर ले जाए जा रहे थे। रुपयों के साथ एक आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन रुपयों का असली मालिक आखिर कौन है। 88,50,000 रुपए की पुरानी करेंसी जब्त। थाने में रखी नोटों की ये गड्डी पनियाला पुलिस ने एक वोल्वो बस से जब्त की है। 88,50,000 रुपए के ये नोट दिल्ली से जयपुर ले जाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुखबिर से मिले इनपुट के आधार पर
बस को रास्ते में रोककर तलाशी ली और एक संदिग्ध युवक के पास से रुपयों से भरा बैग पकड़ लिया। तो मैंने तुरंत हमारे थानाधिकारी विजेंद्र जी को फोन करके कहा कि एक वोल्वो जा रही है, किसी भी रूप से नहीं निकलनी चाहिए। उस वोल्वो में 33 नंबर सीट पे एक संदिग्ध लड़का बैठा है, जिसके पास हमारे पास सूचना पहले 33 लाख की थी कि उसके आधार पे उनको कहा ये तुम तैयार होकर तुरंत प्रभाव से उस वोल्वो बस को रुकवाया और चेक किया, और उस बस में इस सीट पे ये लड़का राजेंद्र नाम का जो बस्ती जिला यूपी का रहने वाला है उसको डिटेन किया। कौन है काले धन का मालिक? रुपयों के साथ पकड़े गए आरोपी से इस बात का पता लगाने की कोशिश जारी है कि ये रुपए आखिर किसके हैं और किस मकसद से ये जयपुर लाए जा रहे थे। रुपयों के साथ पकड़ा गया युवक यूपी के बस्ती जिले का रहने वाला है। इसके मुताबिक ये पैसे किसके हैं? इसके मुताबिक ये पैसे इसके मालिक के हैं जिनके पास ये काम करता है। दिल्ली से जयपुर का। आपको किसने दिया था? कितने लोग थे? एक लोग थे। क्या कहा? ये कि पहुंचा दो जयपुर। आपको पैसे का थोड़ा दिया था? नहीं जी, उनके पास काम करता हूँ तामा की। आयकर विभाग करेगा जांच। पुरानी करेंसी की बरामदगी के बारे में पुलिस ने आयकर विभाग को बता दिया है। अब आयकर विभाग इन पैसों के स्रोत के बारे में जानकारी हासिल करेगा। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली। तो जो काले धन के कुबेर हैं वो इन पैसों के मालिक नहीं बनना चाहते हैं। किराएदारों के सहारे पैसे अपने पहुंचाए जा रहे हैं, इधर से उधर किए जा रहे हैं। ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिशें हैं। फिलहाल क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।